सुबह के 8 बज रहे थे। शुभम और अक्षय हॉल में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अक्षय, मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमने कितना कुछ सोचा था, यहाँ से जाकर क्या क्या करेंगे, एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 99 पर पहुंचने के बाद हम वापस 0 पर आ गए हैं। हाँ यार, पता नहीं अब क्या होगा। हमें लगता था कि गुरुजी हमें सबसे बचा लेंगे और हम वापस घर चले जाएंगे, लेकिन अब तो वो खुद ही नहीं रहे। फिर हमें कौन यहाँ से निकालेगा? कभी कभी तो लगता है हमारा हाल भी वही होगा जो निखिल का हुआ। तुझे क्या लगता है, शिल्पा सच बोल रही है? क्या सच में अंजलि गुरुजी की जान ले सकती है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि अंजलि कभी ऐसा कर सकती है। आखिर वो गुरुजी को क्यों मारेगी? गुरुजी ही एक थे जो हम सबको यहाँ से निकाल सकते थे। भाई, बात इतनी सिंपल भी नहीं है। मैं मानता हूँ तू जो बोल रहा है उसमें लॉजिक है, लेकिन ये भी तो सोच, भला शिल्पा को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अगर वो कह रही है कि उसने अपनी आंखों से अंजलि को गुरुजी की जान लेते देखा है, तो कुछ तो बात होगी। और यहाँ आकर मैंने एक बात सीख ली है, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि अंजलि सच में गुरुजी को मार सकती है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है शिल्पा सच कह रही हो, अंजलि ने ही गुरुजी को मारा हो और फिर से किसी तरह वापस अपने कमरे में आ गई हो। हाँ, शायद इसीलिए जब मैं उसे बुलाने उसके कमरे में गया था तब वो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। उसने कहा वो रेडी हो रही थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है शायद शिल्पा सच बोल रही हो। शुभम और अक्षय मुड़कर पीछे देखते हैं। अंजलि उनसे पीछे थोड़ी ही दूर खड़ी हुई थी। वो वहां खड़ी शुभम और अक्षय की सारी बात सुन रही थी। अंजलि उनसे बिना कुछ कहे ही पीछे मुड़ जाती है और वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अंजलि रुको, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस। शुभम की बात का अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो शुभम की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। अक्षय, अंजलि ने हमारी सारी बातें सुन ली। मुझे लगता है हमें चलकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं कहा। तू भी ये बात जानता है। यहाँ आकर हम ऐसी ऐसी चीजें देख चुके हैं कि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। देव अपने रूम में अकेला बैठा खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजता है। सर, आपने अभी कैसे फोन किया? देव, अभी अभी मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था। मैं वहीं जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी आ जाओ। सर, संस्कार ठीक तो है ना? क्या उसे होश आ गया? नहीं, उसे अब तक होश नहीं आया है और ना ही मुझे लगता है कि उसे जल्दी होश आने वाला है। सर, क्या वो? डॉक्टर ने बताया कि सर में गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुका है। तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है सर, मैं फौरन यहाँ से निकल रहा हूँ। सर, क्या मैं ऋषि को भी अपने साथ ले आऊं? वो कल रात से बहुत परेशान है। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो उसे भी अपने साथ ले आओ। देव अपने कमरे से बाहर निकलता है और ऋषि के दरवाजे के पास जाता है। ऋषि, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो देव, क्या बात है? अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। क्या संस्कार को होश आ गया? वो ठीक तो है ना? मुझे माफ करना ऋषि, डॉक्टर ने बताया कि संस्कार अभी कोमा में है। उसे कब तक होश आएगा ये कोई नहीं बता सकता। मैं उसे देखना चाहता हूँ।
मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। देव और ऋषि पैलेस से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठे देव के आने का इंतजार कर रहे थे। सर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। हम तो खुश हो रहे थे कि साधु के इस यज्ञ के बाद रत्नागिरी में कोई और जान नहीं जाएगी, लेकिन उस साधु की ही जान चली गई। पता नहीं ये मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। हाँ अंकुल, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कमिश्नर सर से कह तो दिया है कि अब रत्नागिरी में कोई और मर्डर नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कब वो आत्मा किसे अपना अगला शिकार बनाएगी। अगर गलती से भी इस साधु की मौत का सच बाहर आ गया तो वो मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं। वो देखिए सर, देव की कार आ गई। हाँ चलो, हम भी अंदर चलते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल कार से नीचे उतरते हैं। देव और ऋषि भी कार से निकलकर उनके पास आते हैं। सर, अंदर चले? हाँ, मैं और अंकुल कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो। सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। संस्कार रूम नंबर 7 में था। जैसे ही सभी रूम नंबर 7 के बाहर पहुंचते हैं, डॉक्टर वहां से बाहर निकलता है। गुड मॉर्निंग मौर्य सर। देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग डॉक्टर। संस्कार की कंडीशन के बारे में बताइए। देखिए सर, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। इन केसेस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी कोमा से बाहर आने में 6 महीने लगते हैं, तो कभी 10 साल, और बहुत बार तो पेशेंट्स की कोमा में ही डेथ हो जाती है। लेकिन डॉक्टर, ये सब हुआ कैसे? संस्कार कोमा में कैसे गया? सर, इनके सर पर बहुत गहरी चोट है। साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ने इनके सर पर बहुत नुकीली चीज से वार किया है, जिसका असर सीधे ब्रेन पर हुआ है, और ब्लड लॉस भी बहुत हो चुका है। डॉक्टर, मैंने आपसे कहा था। हाँ सर, आप चिंता मत करिए। आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने संस्कार की रिपोर्ट पे एक्सीडेंट लिख दिया है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे पूरा विश्वास है। आपने ऐसा करने को कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। आपसे पहले भी यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स आए, लेकिन कोई भी आपकी तरह ईमानदार नहीं था। रत्नागिरी को आपके जैसे ही ऑफिसर्स की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर डीएसपी मौर्य की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसे पता था कि उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसे एक एक्सीडेंट और गुरुजी के मर्डर को नेचुरल डेथ बताया था। सर, अब मुझे जाना होगा। कुछ और पेशेंट्स को अटेंड करना है। ठीक है डॉक्टर, अब जाइए। थैंक यू। डॉक्टर वहां से चला जाता है और डीएसपी मौर्य देव और अंकुल के साथ संस्कार के रूम में घुस जाता है। संस्कार वहीं एक बेड पर लेटा हुआ था। अब भी उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसके पास कई मशीन्स लगी हुई थीं। देव, तुम्हें क्या लगता है, क्या शिल्पा सच बोल रही है? कहीं सच में अंजलि ने ही तो गुरुजी का मर्डर नहीं किया? नहीं सर, ये सच नहीं है। अंजलि ने बिल्कुल सच कहा था। वो कल अपने रूम से निकली ही नहीं थी। लेकिन तुम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? हो सकता है वो तुमसे भी झूठ बोल रही हो। नहीं सर, वो झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कल रात तो तुमने कहा था कि तुम अपने कमरे के अंदर थे और शिल्पा की आवाज सुनकर बाहर निकले। सर, ट्रस्ट मी, अंजलि सच कह रही है। मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मेरे पास कल रात की सारी वीडियो फुटेज है। अंजलि कल शाम 6 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकली।
इसका मतलब शिल्पा झूठ बोल रही है। तो क्या उसी ने गुरुजी का मर्डर किया है? तो क्या गुरुजी का मर्डर शिल्पा ने ही किया है? डीएसपी मौर्य की बात सुनकर ऋषि और अंकुल का चेहरा हैरानी से भर जाता है, लेकिन देव पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। बताओ देव, तुमने तो सीसीटीवी फुटेज देखी है ना? अगर अंजलि अपने रूम से बाहर नहीं निकली तो क्या शिल्पा जानबूझकर अंजलि को फंसा रही है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। शिल्पा वही बता रही है जो उसने कल रात देखा। मैं कुछ समझा नहीं। जो कहना है सीधे सीधे कहो। सर, मैं फुटेज आपको सेंड कर दूंगा, आप खुद ही देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं, हमें गुरुजी के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी करनी है। ठीक है, तुम जाओ। देव पीछे मुड़ता है और कुछ कदम आगे बढ़ता है। देव, मेरी बात याद रखना, किसी को भी गुरुजी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सर, आप उसकी चिंता मत करिए, ये बात हमारे ही बीच रहेगी। देव और ऋषि हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। देव, तुम अंदर ये सब क्या कह रहे थे? तुम्हारे पास कल रात की वीडियो फुटेज है, लेकिन तुम्हें वो कैसे मिली? ऋषि, शुभम के एक्सीडेंट के बाद मैं काफी डर गया था, इसीलिए मैंने पैलेस के हॉल और बरामदे में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए थे, ताकि अगर फिर से कोई ऐसी गलती करने की कोशिश करे तो मैं उसे पहले ही रोक सकूं। फिर तुमने कल रात ही क्यों नहीं बताया? अगर तुम कल ही बता देते तो इतना तमाशा नहीं होता। सबको बताने से पहले मैं खुद एक बार देखना चाहता था कि सच क्या है। पहले गुरुजी का अंतिम संस्कार पूरा हो जाए, फिर मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा। तो क्या देखा तुमने? क्या सच में गुरुजी को उस शिल्पा ने मारा है? नहीं ऋषि, मुझे ऐसा नहीं लगता। शिल्पा ने कल रात जो भी बताया वो सब सच था, बस उसके साथ अंजलि नहीं, तंत्रा थी। उसी ने गुरुजी की जान ली और शिल्पा को लगा कि ये सब अंजलि कर रही है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा देव। गुरुजी के व्रत के बाद वो आत्मा उन्हें मारना तो दूर, उनके पास भी कैसे जा सकती है? अगर सच में उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है तो हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। हमें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहले गुरुजी का अंतिम संस्कार पूरा हो जाए, उसके बाद हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं। ऋषि अंदर जाकर गुरुजी की तैयारियों में लग जाता है। देव गुरुजी की बॉडी को एक सफेद कपड़े में लपेट देता है, जिससे किसी को भी उनके पेट पर लगे खंजर के घाव न दिखें। कुछ घंटों बाद सब लोग वापस उसी शमशान घाट में थे, जहां अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने निखिल को जलाया था। देव, अंजलि, शुभम, अक्षय और शिल्पा के अलावा वहां और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ गुरुजी के शिष्य थे और कुछ वो जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। ऋषि चिता के पास जमीन पर बैठा हुआ अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषि उठकर खड़ा हो जाता है और भीड़ में किसी को ढूंढने लगता है। आर्यन भैया, आप यहाँ हो? मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास ही रहना। चलिए, गुरुजी की चिता को अग्नि देनी है। ऋषि,
मैं चाहता हूँ कि पापा की चिता को अग्नि मैं नहीं तुम दो। माँ के जाने के बाद तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। तुम ही पिछले 25 सालों से उनके बेटे की तरह उनका ख्याल रख रहे थे और अब तुम्हें ही उनके बेटे की तरह ये काम भी पूरा करना चाहिए। नहीं आर्यन भैया, अगर सच में मैं इतना काबिल होता तो गुरुजी की जान ऐसे नहीं जाती। मेरी ही गलती की वजह से गुरुजी की जान गई, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। ऋषि, तुम ये सब क्या कह रहे हो? पापा को तो हार्ट अटैक आया था ना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है। ऋषि को अचानक देव की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाता है। भैया, विधि के अनुसार आपको ही गुरुजी की चिता को अग्नि देनी होगी। जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। ठीक है। आर्यन आगे बढ़ता है और एक मशाल से गुरुजी की चिता को अग्नि देता है। डीएसपी मौर्य भी दूर से अपनी कार में बैठा चिता को जलते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग शमशान से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वहां बस देव, ऋषि और आर्यन खड़े थे। देव, इनसे मिलो। ये आर्यन भैया हैं, गुरुजी के बेटे। ये आज सुबह ही बेंगलोर से यहाँ आए हैं। हम सबको गुरुजी के जाने का दुख है आर्यन। अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की होती तो पता नहीं हम आज यहाँ होते भी या नहीं। तुम अकेले नहीं हो जिनकी पापा ने मदद की है। उनका नेचर ही ऐसा था, किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते थे। देव, तुम जाओ, मैं और आर्यन भैया आश्रम जा रहे हैं। हमें वहां कुछ जरूरी काम है। ठीक है। देव शमशान से निकलकर पैलेस के लिए निकल जाता है और ऋषि आर्यन को लेकर गुरुजी के आश्रम चला जाता है। देव पैलेस जाकर सीधे अंजलि के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। देव फिर से अंजलि को आवाज देता है। अंजलि। हाँ देव, मैं आ रही हूँ, बस 1 मिनट। क्या हुआ अंजलि? तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या तुम कुछ कर रही थी? नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं बस आज बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी नींद लग गई थी। देव से बात करते वक्त अंजलि अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए थी। वो देव से नजर नहीं मिला रही थी। अंजलि, मेरी तरफ देखो, सच सच बताओ, क्या बात है? अंजलि अपना चेहरा ऊपर उठाती है और देव की तरफ देखती है। उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थीं और उनसे आंसू बह रहे थे। क्या हुआ अंजलि? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या तुम गुरुजी की डेथ से? देव, सबको लगता है मैंने गुरुजी को मारा है। सुबह शुभम और अक्षय हॉल में यही कह रहे थे और आज शमशान में भी वो तीनों मुझसे अलग खड़े थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा हो। ऋषि को भी लगता है इन सब के पीछे मैं ही हूँ। जरूर तुम भी यही सोच रहे होगे। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यहाँ किसी पर भी शक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ अंजलि। थैंक यू देव। तुम पर भरोसा ना करने की गलती मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। अब मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देव की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो देव को जोर से अपने गले लगा लेती है। लेकिन बाकी लोगों का क्या देव? वो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने खुद मुझे गुरुजी की जान लेते हुए देखा है। मैं अपने ही दोस्तों के साथ ऐसे नहीं रह सकती देव। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है अंजलि। ये सब उस साये और उस तंत्रा की चाल है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में इनका ये शक भी दूर कर दूंगा।
तुम बस अपने आप को संभालो, और हाँ, दोबारा रोना मत। मैं अब चलता हूं। ऋषि और आर्यन गुरुजी के आश्रम के बाहर खड़े थे। आश्रम अब भी वैसा ही था जैसा पहले था। वही फूल, वही पंछी, वही पेड़ और वही कुटिया। लग रहा था जैसे गुरुजी अब भी कुटिया के अंदर ध्यान में बैठे होंगे। अब भी वहां गुरुजी की सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। ऋषि, वैसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये जगह मुझे अपनी सी लग रही है। हाँ भैया, ये सब गुरुजी का ही बनाया हुआ है। उनसे ही ये आश्रम था। पता नहीं उनके बिना आगे क्या होगा। खैर, वो सब छोड़िए। मैं आपको यहाँ किसी खास काम के लिए लाया हूँ। मेरे पीछे आइए। आर्यन ऋषि के पीछे पीछे गुरुजी की कुटिया के अंदर जाता है। ऋषि गुरुजी के आसन के नीचे से तांबे का एक डिब्बा निकालता है और आर्यन के हाथ में दे देता है। आर्यन भैया, गुरुजी ने इसे आपको देने के लिए कहा था। इसे तैयार करने में उन्हें पूरे 10 वर्ष लगे। वो खुद तो इसे आपको नहीं दे पाए, लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन मुझसे इसे आपको देने को कहा, जैसे उन्हें पता हो वो उनका आखिरी दिन है। लेकिन ऋषि, इसमें है क्या? आप खुद ही खोलकर देख लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। गुरुजी ने कहा है कि इस डिब्बे को उनके दशागत्रा के बाद ही खोलना। इसमें जो भी है बहुत शक्तिशाली है। शुभम, अक्षय और शिल्पा हॉल में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। शिल्पा, तू श्योर है तूने अंजलि को ही गुरुजी का मर्डर करते हुए देखा था? हाँ शुभम, अगर मैंने उसे नहीं देखा होता तो मैं तुम सबसे ऐसा क्यों कहती? मैं तो खुद इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि अंजलि ऐसा कर सकती है। लेकिन शिल्पा, आखिर अंजलि ऐसा क्यों करेगी? गुरुजी को मारने में उसका क्या फायदा है? अक्षय, तू हमेशा मुझे कहता है, लेकिन अब तू खुद बैंगन की तरह इधर से उधर जा रहा है। पहले तू अंजलि पर शक कर रहा था और अब उसी की साइड ले रहा है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना अंजलि की और ना ही शिल्पा की। मेरा मानना बस ये है कि हमें बिना अच्छी तरह जाने किसी की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। तू खुद ही सोच, गुरुजी के मरने से अंजलि का क्या फायदा है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जानबूझकर अंजलि को फंसा रही हूँ? आखिर मुझे भी अंजलि को फंसाने से कोई फायदा नहीं है। अंजलि मेरी भी उतनी ही अच्छी दोस्त है जितनी तुम सबकी। देखो शिल्पा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम खुद ही बात को इतना बढ़ा रही हो। मैं बस पूछ रहा था कि अंजलि भला गुरुजी को क्यों मारना चाहेगी? गुरुजी को खुद उसकी और हम सब की मदद कर रहे थे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कल रात अंजलि अपने होश में नहीं लग रही थी। वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी तो उसकी थी, लेकिन उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। एक पल को तो वो मुझे भी मारने वाली थी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसका मतलब अंजलि ने गुरुजी को अपने होश में नहीं मारा, किसी ने उससे ऐसा करवाया। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अंजलि से ऐसा कौन करवा सकता है? शुभम, तू सच में इतना डम कैसे हो सकता है? उस साय और तंत्रा के अलावा और कौन है जो ऐसा कर सकता है?
लेकिन अगर सच में तंत्रा और साय ने अंजलि से ऐसा करवाया है तो तुम दोनों उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे इन सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। असली डम तो तुम दोनों हो। अभी अंजलि खुद कितनी दुखी होगी और हम उसे सपोर्ट करने की जगह उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मैंने भी तुम लोगों की बात मान ली। मैं अभी अंजलि के पास जा रहा हूँ उसे सॉरी बोलने। क्या हो रहा है दोस्तों? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। कुछ नहीं देव, हम लोग बस ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। तुम बताओ, तुम सुबह हॉस्पिटल गए थे ना? अब संस्कार की कंडीशन कैसी है? हाँ, वो मैं गुरुजी के कारण तुम लोगों को बताना भूल गया। संस्कार कोमा में है, पता नहीं उसे कब होश आएगा। चलो अच्छा है। शिल्पा, ये तुम क्या कह रही हो? संस्कार का कोमा में जाना तुम्हें अच्छी बात लग रही है? नहीं देव, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हमें तो पहले लगता था कि उसने गुरुजी के साथ संस्कार को भी मार दिया, लेकिन संस्कार अब भी जिंदा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम देखना, संस्कार को जल्दी ही होश आ जाएगा। तुमने कहा उसने गुरुजी के साथ संस्कार को मार दिया, उससे तुम्हारा क्या मतलब है शिल्पा? सॉरी देव, हम सब समझ गए हैं कि अंजलि ने जो भी किया वो तंत्रा और साये ने उससे करवाया। अंजलि अपने होश में नहीं थी। हम अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने ही जा रहे हैं। क्यों अक्षय? हाँ मतलब यही तो तुम सबकी प्रॉब्लम है। तुम लोग सच जाने बिना ही कुछ भी अज्यूम कर लेते हो। अंजलि बिल्कुल सच कह रही है। कल रात वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। देव, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें अंजलि की बात पर विश्वास है, लेकिन मेरी नहीं। मैं जानती हूँ तुम अंजलि की बहुत केयर करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे अगेंस्ट हो जाओ। शिल्पा, तुम समझ क्यों नहीं रही? यहाँ बात किसी की साइड या अगेंस्ट होने की नहीं है। मैं बस तुम लोगों को सच बता रहा हूँ। रुको, मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूँ। देव अपना फोन निकालता है और उसमें कोई वीडियो ओपन करता है। सब लोग इधर आओ। सब लोग देव के पास जाते हैं और उसके फोन में देखने लगते हैं। देव के फोन पर कल रात की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चल रही थी। देव, ये वीडियो तुझे कैसे मिला? क्या पैलेस में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जब तू हमें बिना बताए जंगल चला गया था और फिर तंत्रा ने तुझ पर अटैक कर दिया था, तभी मैंने यहाँ कैमरास इंस्टॉल करवाए थे। लेकिन देव, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग ये वीडियो तो देख लो। हो सकता है तुम्हारी कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। मैं तब से स्टार्ट करता हूं जब अंजलि शिल्पा के रूम में गई थी। देव अपने फोन में वीडियो स्टार्ट करता है। पैलेस में उस वक्त कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था। अचानक शिल्पा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। जैसे ही सब लोग ये देखते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां अंजलि तो क्या, कोई भी नहीं था। दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप ही खुल गया था। इसके लगभग 10 मिनट बाद शिल्पा अपने रूम से बाहर निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे शिल्पा किसी से बात कर रही हो, लेकिन उसके साथ वहां पर कोई भी नहीं था। शिल्पा अकेले ही हवा में देखते हुए बस बोलती जा रही थी। शिल्पा चलते हुए उस कमरे के पास जाती है जहां गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे और उस कमरे का दरवाजा खोलती है। फिर 1 मिनट में ही शिल्पा वहां से बाहर आ जाती है और कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। अचानक अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और शिल्पा दरवाजे से अंदर झांकती है। उसके बाद शिल्पा चिल्लाकर देव और बाकी सबको वहां बुला लेती है। अब तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है या अब भी तुम्हें लगता है कि गुरुजी को अंजलि ने ही मारा है?
वीडियो देखने के बाद शिल्पा के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया था। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देव, मेरा विश्वास करो, मेरा अंजलि को ब्लेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने तुम सबको वही बताया जो मैंने देखा था। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मुझे लगा जैसे पूरे टाइम मेरे साथ अंजलि ही थी। शिल्पा, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कोई तुम्हारे रूम में गया था, और मुझे पूरा विश्वास है ये जरूर तंत्रा है। उसी ने तुम्हारे सामने अंजलि बनकर ये सब किया। हाँ देव, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। इसका मतलब अंजलि सच में अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। यही तो वो कब से सबको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। मेरे पास उसके रूम की भी फुटेज है। अगर तुम चाहो मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूं। नहीं देव, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सब समझ आ गया। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे टाइम पे अंजलि को सपोर्ट करने के बजाय हमने उसे ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, जबकि उसे तो कुछ पता भी नहीं था। चलो अच्छा हुआ मैंने पैलेस में ये सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे, वरना पता नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कितना बढ़ती। रात को जब अंजलि डिनर करने नीचे आएगी तब तुम सब उससे माफी मांग लेना। सूरज ढल चुका था और चांद निकल रहा था। जंगल में पूरी तरह अंधेरा था। तहखाने से साए और तंत्रा की आवाज आ रही थी। वाह तंत्रा, मुझे लगा नहीं था उस साधु को रोकना इतना आसान होगा। तूने न केवल उसे वो यज्ञ पूरा करने से रोका, बल्कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मैंने कहा था ना, चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह उस साधु को यज्ञ पूरा करने नहीं दूंगी। लेकिन तूने उसे मारा कैसे? उसके व्रत के बाद तो। रात हो चुकी थी। सब लोग पैलेस के डाइनिंग हॉल में बैठे अंजलि का इंतजार कर रहे थे। यार 9 बज चुके हैं, डिनर भी कब का रेडी हो चुका है। अंजलि अब तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अगर वो आई ही नहीं तो? हो सकता है अंजलि इसीलिए नीचे नहीं आ रही क्योंकि वो अब भी हमसे बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है हमें उसके रूम में जाकर ही उससे सॉरी बोल देना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। वो लोग उठकर अंजलि के पास जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि अंजलि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। अंजलि चलकर उनके पास आती है और बिना कुछ कहे देव के पास बैठ जाती है। अंजलि, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई? हम सब कब से डिनर के लिए तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। पता नहीं देव, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें कैसा लग रहा है अंजलि? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत कैसी भी हो शुभम, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अंजलि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शुभम तुम्हारे लिए ही पूछ रहा है। क्यों? अचानक तुम सबको एक मर्डरर की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम सब तो मेरी ही वजह से यहाँ फंसे हुए हो ना? क्यों शुभम, तुम्हें तो यही लगता है ना कि गुरुजी को मैंने मारा है? सुबह मैंने तुम्हारी और अक्षय की सारी बातें सुन ली थी। आई एम रियली सॉरी अंजलि। मैं अभी तुमसे माफी मांगने तुम्हारे रूम ही जा रहा था।
तुम चाहो तो देव से पूछ सकती हो, और वैसे भी मैं तो पहले से कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। गुरुजी की डेथ से तुम्हारा क्या फायदा है? लेकिन अक्षय की बात सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया है, लेकिन तुम तो जानती हो इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। मैं बस इतना कह रहा था कि जब तक हमें पूरा सच ना पता चल जाए, हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और शिल्पा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से तुम्हें गुरुजी को मारते हुए देखा है, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो अंजलि। गुरुजी की डेथ से तुम्हें हम सबसे ज्यादा ट्रॉमा हुआ होगा। हम सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय हमने तुम्ही को ब्लेम किया। आई एम वेरी सॉरी अंजलि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तुम दोनों के लिए भी ये सब बहुत शॉकिंग था। अंजलि, मैं भी तुमसे प्लीज डोंट से एनीथिंग शिल्पा। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब तुम और क्या कहना चाहती हो शिल्पा? तुम्हारे पास कहने को और क्या बचा है? मर्डरर तो तुम मुझे पहले ही बना चुकी हो। आई कांट बिलीव तुमने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाया। आखिर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला शिल्पा? अंजलि, मुझे पता है तुम्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है, और लगना भी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी लगता। बट ट्रस्ट मी अंजलि, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा। शिल्पा, तुम अब भी कह रही हो कि मैंने गुरुजी को मारा? नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा। देखो शिल्पा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अंजलि, शिल्पा सच बोल रही है। शिल्पा ने हम सबको वही बताया जो उसने देखा। बस तुम्हारी जगह उसके साथ तंत्रा थी, उसी ने अंजलि बनकर ये सब किया। What? हाँ अंजलि, हम सभी ये जानकर शॉक्ड हो गए थे जब देव ने हमें कल रात की फुटेज दिखाई। तब हमें सब समझ आया। क्या फुटेज? कैसी फुटेज? देव फिर से फोन निकालता है और वो सीसीटीवी वीडियो अंजलि को दिखाता है। देव, तुम्हारे पास ये वीडियो कब से है और तुम ये कब से जानते हो? मैं तो कल रात ही ये फुटेज देख चुका हूं अंजलि। देव की बात सुनकर अंजलि का चेहरा उतर जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ अंजलि? क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? नहीं, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शिल्पा। प्लीज डोंट फील गिल्टी। मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बाय। अंजलि, तुम थोड़ी देर हमारे साथ बैठ सकती हो? मैं बहुत थक गई हूँ देव, मैं जा रही हूँ। अंजलि वहां से उठकर वापस अपने रूम में चली जाती है। डीएसपी मौर्य के घर के अंदर काफी अंधेरा था। बस उसके कमरे में एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। डीएसपी मौर्य अपने बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में कोई अच्छा सपना देख रहा हो। अचानक किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और डीएसपी मौर्य की नींद उस आवाज से टूट जाती है। कौन है? कौन है वहां? डीएसपी मौर्य उठता है और कमरे की लाइट ऑन करता है। अपने कपबोर्ड से अपनी पिस्टल निकालकर वो सीधे किचन की तरफ जाता है। जो भी है बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डीएसपी मौर्य सब तरफ देखते हुए किचन में जाता है। किचन में कोई भी नहीं था, बस दूध का एक बर्तन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और सारा दूध फर्श पर फैला हुआ था। लगता है वो बिल्ली फिर से घर में घुस गई। पता नहीं
ये हर बार कहां से नया रास्ता ढूंढ लेती है। खैर छोड़ो, मेडिकल ये सब साफ कर देगी। अभी जाकर सो जाता हूं। डीएसपी मौर्य अपने रूम में वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी उसे लगता है कि कोई चलकर उसके पीछे से हॉल की तरफ गया। नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं थी। जरूर घर में कोई घुसा है। डीएसपी मौर्य तेजी से हॉल में जाता है और चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसे बच्चों के एक खिलौने की आवाज आती है। ये आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। डीएसपी मौर्य देखता है कि एक छोटा बच्चा दीवार की तरफ मुंह करके स्टोर रूम में बैठा हुआ उस खिलौने के साथ खेल रहा था। डीएसपी मौर्य भागते हुए उस कमरे में जाता है। जैसे ही वो स्टोर रूम के अंदर जाता है, स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। स्टोर रूम के अंदर बस हॉल की रोशनी आ रही थी। दरवाजा बंद होते ही वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा। जरूर ये वही है जो मुझे उस रात जंगल में मिली थी। डीएसपी मौर्य अपना फोन निकालता है और फोन की फ्लैशलाइट वहां पर दिखाता है जहां अभी अभी वो बच्चा बैठा हुआ था। लेकिन अब उस कमरे में डीएसपी मौर्य के अलावा और कोई नहीं था। स्टोर रूम के बीच में बस वो खिलौना पड़ा हुआ था। डीएसपी मौर्य पहले उसे ध्यान से देखता है और फिर उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। डीएसपी मौर्य उसे उठाने ही वाला था कि तभी कमरे में लगा हुआ फैन जोर से उसके ठीक सामने गिरता है। पंखे की ब्लेड से डीएसपी मौर्य के सिर पर एक कट आ जाता है और उससे खून निकलने लगता है। डीएसपी मौर्य अब तक समझ चुका था कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे कौन है। वो फौरन पीछे मुड़ता है और भागकर अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जाकर वो दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जरूर इसके पीछे वो तंत्रा है। अब वो मेरे घर तक आ चुकी है। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। डीएसपी मौर्य ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके दरवाजे का लॉक खुलता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची चलकर कमरे के अंदर आती है। उस बच्ची का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसके गले पर एक बड़ा सा कट था, जैसे किसी ने उसके गले पर खंजर चला दिया हो। वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है और डरते हुए डीएसपी मौर्य से कहती है, सॉरी पापा, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे ये सब करवाया। ये बच्ची और कोई नहीं, डीएसपी मौर्य की बेटी प्राची थी। जैसे ही डीएसपी मौर्य अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखता है, उसका सिर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर जोर से जमीन पर गिर जाता है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखने से
डीएसपी मौर्य चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। डीएसपी मौर्य के बेहोश होने के बाद उसके सामने वाली वो छोटी बच्ची देखते ही देखते तंत्रा में बदल जाती है। उस साई ने बिल्कुल ठीक कहा था, सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये इतना आसान होगा। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसे अभी खत्म कर देती हूँ। उस दिन जंगल में तो इसने अपनी शक्ति से खुद को बचा लिया था, लेकिन अभी ये बेहोश है। मैं इसे बेहोशी में ही मार डालूंगी। तंत्रा अपना हाथ डीएसपी मौर्य की तरफ बढ़ा देती है। हाथ बढ़ाते ही उसके बड़े बड़े नाखून किसी खंजर की तरह बाहर निकल आते हैं। तंत्रा आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से अपने नाखून डीएसपी मौर्य के सीने में घोंप देती है। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान में सूरज निकल रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। शुभम पैलेस के गार्डन में अकेला स्कीपिंग कर रहा था। अंजलि भी पैलेस से निकलकर गार्डन में आती है और इतनी सुबह शुभम को देखकर हैरान हो जाती है। शुभम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंजलि, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अभी सुबह के 6 बजे हैं और तुम अभी से जाग गए और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि जब गुरुजी यज्ञ पूरा कर लेंगे और हम सब घर चले जाएंगे, फिर मैं सुबह एक्सरसाइज शुरू करूंगा। अब जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं और पता नहीं हम लोग कब तक यहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी करना है अभी स्टार्ट करना चाहिए, पता नहीं आगे क्या हो। शुभम, तुम ऐसा मत सोचो। देखना, हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी वापस घर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो रोज सुबह इसी टाइम पर उठती हूँ योगा करने के लिए। तुम आज पहली बार सुबह जागे हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, मैं जा रहा हूँ। तुम आराम से योगा करो। लेकिन तुम इतनी सुबह करोगे क्या? कुछ नहीं, मैं तो वापस अपने रूम जा रहा हूँ, आराम से सोऊंगा। क्या? हाँ, मैंने तो सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करने की बात की थी। एक्सरसाइज करने के बाद तो मैं सो ही सकता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये शुभम भी ना एकदम पागल है। 9 बज रहे थे। सब लोग एक साथ हॉल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी कोई बाहर से डोरबेल बजाता है। ये क्या? अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। इतनी सुबह कौन आया होगा? मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं अक्षय, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। वैसे भी मेरा नाश्ता हो गया। देव उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर ऋषि खड़ा था, उसके साथ आर्यन भी था। इतनी सुबह उन दोनों को पैलेस में देखकर देव को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने देता। ऋषि, तुम यहाँ? तुमने आने से पहले बताया नहीं। अंदर आओ, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आर्यन भी ऋषि के पीछे पीछे पैलेस के अंदर आता है। आर्यन, तुम भी साथ हो? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हम सब अभी नाश्ता ही कर रहे थे। प्लीज जॉइन अस। नहीं देव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, वो हम ब्रेकफास्ट करते हुए भी बात कर सकते हैं। आओ बैठो। ऋषि, तुम भी आओ। देव ऋषि और आर्यन को
अंदर लाता है और सब लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। सविता दीदी, 2 प्लेट्स और देना। सब लोग ऋषि के साथ आर्यन को देखकर थोड़े हैरान थे। उनके चेहरे पर यह बात साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे, मैंने अब तक आर्यन को तुमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये आर्यन है, गुरुजी का बेटा। बैंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता है। कल ही रत्नागिरी आया है। क्या गुरुजी का कोई बेटा भी है? उन्होंने कभी हमें इसके बारे में नहीं बताया। शुभम, आई एम सॉरी आर्यन, ये शुभम है। ये इसकी पुरानी आदत है, कभी कुछ बोलने से पहले नहीं सोचता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुभम का कहना सही है। मेरे बारे में सुनकर सबके मन में यही आता है। एक्चुअली जब उन्होंने संन्यास लिया तब मेरी माँ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उन्हें शायद इसके बारे में पता भी नहीं था। फिर मेरे बर्थ के टाइम माँ की डेथ हो गई। उन्होंने मुझे बस तभी एक बार देखा था। मेरा नाम आर्यन भी उन्होंने ही रखा था। उसके बाद मेरी पूरी परवरिश बुआ ने बेंगलोर में ही की, इसलिए किसी को मेरे बारे में नहीं पता। मैं कई बार पापा से मिलने आता रहता था, लेकिन वो मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करते थे। उन्होंने कभी किसी को मेरे बारे में नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है भैया, गुरुजी कई बार मुझसे आपके बारे में पूछते रहते थे, खासकर पिछले कुछ सालों में। कई बार मैं उन्हें सोशल मीडिया पे आपकी फोटो भी दिखाता था। गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते थे। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी पैलेस की मेड सविता 2 प्लेट्स में नाश्ता लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। देव भैया, आप लोगों को और कुछ चाहिए? नहीं दीदी, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। प्लेट्स टेबल पर रखकर वो फिर से किचन में चली जाती है। आर्यन, ये अक्षय है, ये शिल्पा और ये अंजलि। हम सब दोस्त यहीं इस पैलेस में रहते हैं। हाँ, ऋषि मुझे पहले ही तुम सब लोगों के बारे में बता चुका है। इसने मुझे बताया कि तुम सब ने पापा की काफी सेवा की है। नहीं आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़े, गुरुजी ने ही हमारी मदद की। क्या मुसीबत? तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? तुम गलत समझ रहे हो आर्यन। अंजलि कहना चाहती है कि जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम गुरुजी से ही पूछते थे। उन्होंने हमें हर बार सही रास्ता दिखाया है। तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तुम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो मैंने आश्रम में कुछ लोगों से सुना है कि पापा के देहांत से पहले वो यहाँ आए थे और उन्हें यहीं पैलेस में हार्ट अटैक आया। हाँ आर्यन, ये सच है। गुरुजी की मौत यहाँ इसी पैलेस में हुई। लेकिन देव, पापा इतनी रात को आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए थे? गुरुजी यहाँ एक हवन करने वाले थे, इसीलिए वो यहाँ रुके थे। कैसा हवन देव? वो उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा भैया। देव को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखो देव, मैं पिछले 25 साल उनसे अलग रहा। उनकी डेथ के बाद मुझे उनसे दूर रहने का बहुत अफसोस हो रहा है। मैं बस उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे ये सब पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी अपने पापा को खोया है। देव, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ पापा को हार्ट अटैक आया? हाँ आर्यन, इसमें मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पीछे आओ, मैं अभी तुम्हें वो कमरा दिखाता हूँ। आर्यन और ऋषि उठकर खड़े हो जाते हैं और देव के पीछे जाने लगते हैं। देव उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहां गुरुजी की मौत हुई थी। देखो आर्यन, इस कमरे में गुरुजी का देहांत हुआ था। हमें उनकी बॉडी यहीं मिली थी। जब हम लोग यहाँ आए तो गुरुजी हम सबको छोड़कर जा चुके थे। तो क्या
जब पापा को हार्ट अटैक आया तब वो यहाँ अकेले थे? हाँ। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। आज हमने आश्रम में पापा के लिए एक पूजा रखी है। आर्यन, क्या मैं किसी तरह की मदद कर सकता हूँ? थैंक्स देव, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मुझे कोई हेल्प चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। देव उन दोनों के साथ पैलेस से बाहर आता है और उनकी कार के पास खड़ा हो जाता है। हम चलते हैं देव, थैंक यू। वैसे तुम यहाँ रत्नागिरी में कब तक रुकने वाले हो? अभी कुछ फिक्स नहीं है, पापा के सारे रिचुअल्स भी पूरे करने हैं और एक और ज़रूरी काम है जो मुझे पूरा करना है। दोपहर हो रही थी। सभी लोग लंच करने के बाद हॉल में ही बैठे हुए थे। देव चेयर पर बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ देव, तू काफी टेंशन में लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आर्यन का ऐसे यहाँ आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? वो तो बस अपने पापा के बारे में पूछने आया था। तू इतनी सी बात से परेशान क्यों हो रहा है? मुझे ये बात इतनी भी सिंपल नहीं लग रही है अक्षय। उसका ऐसे आना, गुरुजी की डेथ के बारे में पूछना और फिर उस रूम में जाना जहां तंत्रा ने गुरुजी को मारा था। तू बोलना क्या चाहता है? क्या उसे शक हो गया है कि गुरुजी की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई है? मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है। मौर्य सर ने गुरुजी की डेथ को नेचुरल बताकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्होंने इस बात को किसी भी तरह से छुपा कर रखने को कहा है। अगर आर्यन को कुछ भी पता चला तो वो चुप नहीं बैठेगा और हमारे साथ साथ मौर्य सर भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, तू बोल तो सही रहा है। मुझे भी नहीं लगता था कि वो डीएसपी हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। हमें किसी भी तरह आर्यन से ये बात छुपानी होगी। लेकिन अगर ऋषि ने उसे सब कुछ बता दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उससे पहले ही मेरी बात हो चुकी है और वैसे भी आर्यन बेंगलोर में पला बड़ा है। अगर ऋषि ने उसे सब कुछ बता भी दिया फिर भी वो कभी विश्वास नहीं करेगा कि गुरुजी की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें एक आत्मा ने मारा है। हाँ, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। ऋषि ऐसी गलती नहीं करेगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऋषि उसे नहीं बताएगा तो उसे इसके बारे में पता चलने का 0 चांस है। हाँ, फिर भी मैं चाहता हूं कि आर्यन ज्यादा दिनों तक रत्नागिरी में ना रुके। यहाँ रुकना उसके लिए भी सेफ नहीं है। अंजलि वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। अंजलि, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ काम है देव, बाद में बात करेंगे। अंजलि बिना देव की तरफ देखे ही वहां से चली जाती है। अब अंजलि को क्या हुआ? पता नहीं, नॉर्मली तो वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती। लगता है अंजलि तुझसे नाराज है। क्या? मुझसे नाराज? लेकिन अंजलि मुझसे क्यों नाराज होगी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब वो तो तुझे ही पता होगा तूने क्या किया है और क्या नहीं। कुछ तो बात है, वरना अंजलि कभी ऐसा नहीं करती। चल, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस से कॉल आया था। बॉस ने मुझे शाम तक एक पीपीटी बनाकर भेजने को कहा है। अक्षय भी वहां से उठकर
अपने रूम में चला जाता है। अब देव हॉल में अकेला था। पता नहीं अंजलि को क्या हो गया। एक काम करता हूं, उसके पास जाकर उसी से पूछ लेता हूं। अंजलि, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या हुआ देव? क्या कोई काम है? अंजलि, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? देव, अभी मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम करना है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अंजलि, मैं अंदर आ रहा हूं। अंजलि के कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। देव खुद ही दरवाजा खोलता है और कमरे के अंदर घुस जाता है। अंजलि अंदर अपने बेड पर बैठी हुई फोन चला रही थी। क्या हुआ देव? तुम्हें ऐसे क्या बात करनी है कि तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? तुम तो बोल रही थी तुम कुछ जरूरी काम कर रही हो। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना कब से तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया? देव, मैं वो देखो अंजलि, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन कम से कम मुझे बताओ तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं कैसे समझूंगा? रहने दो देव, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या तुम अब भी शिल्पा की बात से उदास हो? नहीं देव, मुझे शिल्पा की बात का कोई दुख नहीं है। जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? कल भी जब मैंने तुमसे नीचे रुकने को कहा तो तुमने मना कर दिया। देव, कल तुमने मुझसे कहा था कि चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। मुझे लगा चाहे कुछ भी हो, तुम सच में हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करोगे। हाँ अंजलि, ये बिल्कुल सच है। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं देव, तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए थे क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट था। तुम इसलिए आए क्योंकि तुम सीसीटीवी फुटेज देख चुके थे। अगर तुम्हें सच में मुझ पर ट्रस्ट होता तो वो वीडियो देखने से पहले ही मेरे पास आते। तुम्हें पता है मुझे उस रात कितनी एंजाइटी हो रही थी। मैं पूरी रात जाग रही थी। नहीं अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। मैं खुद परेशान था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाँ, इसलिए तुमने मुझे छोड़कर सबको सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया। अंजलि, मैं तुम्हें भी इसके बारे में बताने ही वाला था। मैं बस ये चाहता था कि सब लोग खुद तुमसे माफी मांगे। देव, प्लीज तुम अभी जाओ, अभी मुझे आराम करना है। देव अंजलि के कमरे से बाहर चला जाता है। देव के जाने के बाद अंजलि अपने बेड पर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी नींद लग जाती है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उठो गीतांजलि। गीतांजलि, क्या हुआ बाबा? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। जल्दी बाहर चलो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाने आए हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है बाबा? मेरे दोस्त ही तो हैं। उसके साथ राजकुमार देवराज भी आए हैं। वो बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे हैं। तू जल्दी बाहर चल। बाबा, आप भी ना, वो सब लोग मुझे खेलने के लिए बुलाने आए हैं। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो आपको राज दरबार ले जाने आए हों। ठीक है ठीक है, अब तो जा, और ध्यान रखना शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। गीतांजलि उठकर अपने घर से बाहर निकलती है। देवराज, अखिल, सुनैना और वृंदा बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। गीतांजलि, तुमने कितनी देर कर दी? हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब तुम नहीं आई तो हमने सोचा कि तुम्हारे घर जाकर ही देख लें। हाँ, वृंदा तो कह रही थी कि हम तुम्हारे बिना भी खेल सकते हैं, लेकिन देवा जबरदस्ती हम सबको यहाँ ले आया। वृंदा के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान आ जाती है। अंदर ही अंदर वो गीतांजलि से बहुत नफरत करती थी और जैसे जैसे देव और गीतांजलि की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, गीतांजलि के लिए वृंदा की नफरत भी बढ़ती जा रही थी। अब तुम सब लोग चलोगे भी
या बस यहाँ खड़े होकर बातें करते रहोगे? सब लोग वापस महल के बागीचे में चले जाते हैं और खेलने लगते हैं। सूरज ढलने को है, अब हम सबको घर चलना चाहिए। हाँ, बाबा ने भी मुझे जल्दी वापस आने को कहा है और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। मैं भी जा रही हूँ। रुको गीतांजलि, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं देव, अगर तुम्हें आने में देर हो गई तो महारानी तुम्हें बहुत डांटेंगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो वृंदा, माँ को कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानता हूँ। देवराज गीतांजलि के साथ उसके घर की तरफ चला जाता है और बाकी सब लोग अपने घर को निकल जाते हैं। वृंदा अपना मायूस चेहरा लिए घर पहुंचने ही वाली थी। वो देखती है कि मंदाकिनी बाहर आंगन में खड़ी दूर से उसे देख रही थी। क्या हुआ वृंदा? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तू आजकल कुछ उदास सी लगती है। तुझे कोई परेशानी है क्या बेटा? मेरी बस एक ही परेशानी है माँ, वो गीतांजलि। देवा आजकल सिर्फ उसी के साथ रहता है। जब से वो यहाँ आई है, देवा मुझसे दूर होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखना, वो देवा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लेगी। तू चिंता मत कर, कल अमावस्या है। कल की रात उस लड़की की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तू बस देखती जा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तुझे बस कल वैसा ही करना है जो मैं कहती हूँ। अगले दिन वृंदा फिर से सबके साथ खेलने बाहर जा रही थी। वृंदा घर से निकल ही रही थी कि उसे पीछे से मंदाकिनी की आवाज आती है। वृंदा। हाँ माँ। तुझे याद है ना कल मैंने तुझसे क्या कहा था? हाँ माँ, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। खेलने के बाद मैं किसी भी तरह गीतांजलि को लेकर वहां आ जाऊंगी। ठीक है, अब तू जा, लेकिन ध्यान रखना तुझ पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मंदाकिनी से बात करके वृंदा भागते हुए बाहर चली जाती है और सबके साथ महल के बागीचे में खेलने लगती है। खेलते हुए काफी समय बीत जाता है। सूरज डूबने में अब थोड़ा ही समय बचा था। सब लोग खेल ही रहे थे कि तभी एक आदमी वहां आता है। बच्चों, अब आप सबको घर जाना चाहिए। आज अमावस्या की रात है। आपका ऐसे बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और राजकुमार, महारानी ने आपको फौरन महल बुलाया है। ठीक है दोस्तों, तुम सब घर जाओ, मैं अंजलि को छोड़कर आता हूँ। आप माँ से कह दीजिएगा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माफ कीजिए राजकुमार, लेकिन महारानी ने मुझसे आपको लेकर फौरन महल आने को कहा है। तुम मेरी चिंता मत करो देवराज, मैं अकेले जा सकती हूँ। अगर महारानी तुम्हें बुला रही हैं, तो तुम्हें जल्दी उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले? देवा तुम जाओ, गीतांजलि को मैं उसके घर तक छोड़ दूंगी। वैसे भी माँ आज उसी तरफ गई है। गीतांजलि को छोड़कर मैं माँ के साथ वापस आ जाऊंगी। लेकिन वृंदा। देवा, मैंने कहा ना तुम जाओ, महारानी परेशान हो रही होंगी। देवराज उस आदमी के साथ महल की तरफ चला जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वृंदा गीतांजलि के साथ उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। गीतांजलि, तुम्हें अपने पुराने घर की याद नहीं आती? सच कहूँ तो पहले थोड़ी याद आती थी, लेकिन अब नहीं आती। मेरा पुराना गांव अच्छा तो था,
लेकिन रत्नागिरी उससे कई गुना खूबसूरत है। और अब तुम सबके जैसे दोस्त मिल गए हैं। मुझे तो अब रत्नागिरी ही अच्छा लगने लगा है। सही बात है। सच में तुमने काफी कम समय में इतने सारे दोस्त बना लिए, और देवा के साथ तो तुम्हारी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो वृंदा? देवराज भी तुम सबकी तरह ही है। तुम भी मेरी उतनी ही अच्छी दोस्त हो जितना देवराज। हाँ, वो तो है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। लगता है तुम्हारा घर अब भी काफी दूर है। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो वृंदा। मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गीतांजलि, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ, बताओ ना। मैंने सुना है यहाँ से थोड़ी ही दूर बेर का एक बगीचा है। वहाँ बहुत मीठे मीठे बेर उगते हैं। अभी तो सूरज डूबने में थोड़ा समय बचा है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें छोड़ते हुए कुछ बेर भी तोड़ लूं। नहीं वृंदा, अभी थोड़ी देर पहले ही उस आदमी ने कहा आज अमावस्या की रात है, हमें जल्दी घर चलना चाहिए। गीतांजलि, तुम सच में कितना डरती हो। मैंने कहा ना, अभी सूरज डूबने में समय है। हम उससे पहले ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चलो ना गीतांजलि, वैसे भी माँ मुझे कभी बेर नहीं खाने देती। वृंदा के बार बार कहने पर गीतांजलि सोच में पड़ जाती है। अब तुम किस सोच में पड़ गई? अब मान भी जाओ गीतांजलि। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो चलते हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना होगा। हाँ पक्का। वैसे भी वो बगीचा यहाँ से थोड़ी ही दूर है। वृंदा और गीतांजलि अपना रास्ता बदलकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो बेर का बागीचा था। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो दोनों उस बागीचे के पास पहुंच जाते हैं। चलो वृंदा, जल्दी जल्दी बेर तोड़ लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर बाबा को पता चल गया कि मैं जंगल में आई हूँ तो मेरी खैर नहीं। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं जल्दी से कुछ बेर तोड़ लेती हूँ। वृंदा भागकर उन पेड़ों के पास जाती है और बेर तोड़ने लग जाती है। जल्दी करो वृंदा, सूरज बस डूबने ही वाला है। मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे। हाँ हाँ, बस हो गया। वृंदा जल्दी जल्दी कुछ बेर तोड़कर गीतांजलि के पास आती है और अपनी जेब से कुछ बेर निकालकर उसे देती है। लो गीतांजलि, तुम भी बेर खाओ, बहुत मीठे हैं। गीतांजलि वृंदा के हाथ से कुछ बेर लेती है और खाने लगती है। जैसे ही वृंदा गीतांजलि को बेर खाते देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। ये वो बेर नहीं थे जो उसने अभी अभी तोड़े थे। मंदाकिनी ने घर से निकलने से पहले उसे ये जहरीले बेर दिए थे। वृंदा और मंदाकिनी जंगल से वापस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक गीतांजलि का सिर घूमने लगता है। वृंदा, पता नहीं क्यों ये बेर खाकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ गीतांजलि, तुम्हें कैसा लग रहा है? अचानक मेरा सर घूम रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक काम करो, थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। जैसे ही तुम्हें ठीक लगे हम वापस चले जाएंगे। लेकिन गीतांजलि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मंदाकिनी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही थी। गीतांजलि के बेहोश होते ही वो बाहर निकलती है और चलकर उसके पास आती है। बहुत अच्छा वृंदा, अब तेरा काम हो गया। तू जल्दी वापस जा। इसके आगे मैं संभाल लूंगी। आज के बाद ये कभी तेरे और देवराज के बीच नहीं आएगी। लेकिन माँ, तुम यहाँ अकेले? तू मेरी चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। यहाँ रहना तेरे लिए ठीक नहीं है। जल्दी यहाँ से निकल और सीधे घर जा। ठीक है। वृंदा गीतांजलि को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब वहां बस
गीतांजलि और मंदाकिनी थे। तो इसकी वजह से वृंदा परेशान रहती है। मैं किसी को भी वृंदा और देवराज के बीच नहीं आने दूंगी। उन दोनों की शादी वृंदा का ही नहीं, मेरा भी सपना है। आज इस लड़की को मरना होगा। वैसे भी आज अमावस्या की रात है, सबको लगेगा इसे भी उस शैतान ने मार दिया। मंदाकिनी ने अपने हाथ में एक डिब्बा पकड़ा हुआ था। गीतांजलि के पास आकर वो उस डिब्बे को खोलती है। उसके अंदर कुमकुम भरा हुआ था। मंदाकिनी अपने हाथ में कुमकुम लेती है और गीतांजलि के पूरे चेहरे पर लगा देती है, ठीक वैसे ही जैसे उन लड़कियों की लाश पर लगा हुआ था। मंदाकिनी पीछे रखी छुरी उठाती है और गीतांजलि की गर्दन के पास ले जाती है। वो छुरी से गीतांजलि की गर्दन रेतने ही वाली थी कि तभी पीछे से कोई भारी चीज जोर से उसके सिर से टकराती है और मंदाकिनी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ घंटों के बाद मंदाकिनी को होश आता है। अब वो जंगल की उसी गुफा में जमीन पर पड़ी हुई थी। उससे थोड़ी दूर पर अघोरी अपने आसन पर बैठा हुआ था और वो आदमी भी वही था जिसने अब तक रत्नागिरी की 7 से भी ज्यादा बच्चियों की जान ली थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम लोगों को पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। राजा रुद्र प्रताप मेरे दोस्त हैं। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यारा जंगल में उस लड़की को मारने ही वाली थी। अगर आप सही समय पे नहीं बताते कि वो आसपास ही कहीं है तो आज वो जिंदा नहीं बचती। इसकी वजह से हम आज की बलि भी नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो आज क्या, अब तक हमने जो भी किया सब बर्बाद हो जाता। वो अभी कहाँ है? मैं उसे उसके घर के सामने छोड़कर आया हूं। अब इस औरत का कुछ करना होगा। इसे इस जगह के बारे में पता चल गया है। आप कहो तो इसे यहीं मार डालता हूं। नहीं, देखो मुझे जाने दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। क्या कहा? तू मुझे वो देगी जो मैं चाहता हूं? जिसे मैं चाहता था उसे तो तुम सब ने मिलकर मुझसे छीन लिया। अब मेरी बारी है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। वो आदमी अपने पास रखा खंजर उठाता है और मंदाकिनी की तरफ बढ़ने लगता है। रुको, अगर इसे ऐसे ही मार दिया तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आज अमावस्या की रात है, इसे पूरी विधि के साथ मारना होगा। फिर ये मरने के बाद भी एक पिशाचनी बनकर तुम्हारी हर बात मानेगी। देखो मुझे जाने दो। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मंदाकिनी की बात सुनकर वो आदमी उसकी तरफ पलटता है और अपने चेहरे पर बंधा कपड़ा निकालने लगता है। उसका चेहरा देखकर मंदाकिनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। तुम अब तक जिंदा हो? तुम्हें तो रुद्र प्रताप ने हमारे सामने मारा था। जैसे ही वो आदमी अपने चेहरे का कपड़ा हटाता है, मंदाकिनी की आंखें हैरानी से
फटी की फटी रह जाती हैं। तुम अब तक जिंदा हो? तुम्हें तो रुद्र प्रताप ने मेरे आंखों के सामने मारा था। तुम सबको क्या लगता था तुम लोग ये कहानी इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? उस रुद्र प्रताप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। देखना, मैं भी धीरे धीरे एक एक करके उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, और इसकी शुरुआत उसकी खास दोस्त मंदाकिनी से होगी। मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ रुद्र प्रताप से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मदद तो तुम्हें मेरी करनी ही होगी, चाहे जिंदा रहकर करो या मरने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि तुम पिशाचनी बनने के बाद मेरे ज्यादा काम आ सकती हो, इसलिए माफ करना, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। इस औरत को जल्दी इस घेरे में लेटा दो और इससे थोड़ा दूर हट जाओ। वो आदमी वैसा ही करता है जैसा वो अघोरी कहता है। मंदाकिनी को आटे से बने एक गोल घेरे के बीच लेटाकर वो उससे थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अघोरी अपने आसन से उठता है और मंदाकिनी के पूरे चेहरे पर लाल कुमकुम लगा देता है। ये वही कुमकुम था जो अभी थोड़ी देर पहले मंदाकिनी ने गीतांजलि के चेहरे पर लगाया था। मंदाकिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे। मुझे जाने दो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो उस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। अब तुझे तेरी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। जब मेरी बेटी की जान गई थी तब तो किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा था। मैं भी अपनी बेटी के साथ खेलना चाहता था, उसके मुंह से बाबा सुनना चाहता था, लेकिन तुम सबके कारण उस मासूम को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तू देखना, उसकी जान की कीमत पूरा रत्नागिरी चुकाएगा। तेरी क्या, मैं रत्नागिरी की एक भी बेटी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, और इसमें तू ही मेरी मदद करेगी। वो आदमी मंदाकिनी से बात कर ही रहा था कि अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर वो अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है और मंदाकिनी के ऊपर छिड़क देता है। प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब इसे मार दो। अघोरी की बात सुनकर मंदाकिनी का जैसे खून सूख जाता है। वो उस आदमी से जान की भीख मांगने लगती है। नहीं, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें। इसे मार तो दिया, लेकिन अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश से हमें कोई काम नहीं है, तुम इसे जंगल में कहीं फेंक कर आ जाओ। वो आदमी मंदाकिनी की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और गुफा से निकलकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद वो फिर से उसी बेर के बागीचे के पास पहुंच जाता है जहां उसने गीतांजलि को बचाया था। बागीचे से थोड़ी दूर एक कुआं था। वो मंदाकिनी को उठाए हुए उस कुएं के पास जाता है और उसे कुएं के अंदर फेंक देता है। अलार्म की आवाज से अचानक अंजलि की नींद खुलती है और वो एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे सोए हुए अभी 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन लग रहा है जैसे मैं कई दिनों से सोई हुई थी। और ये सपना, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में मेरे सामने हो रहा हो। क्या ये भी गीतांजलि की लाइफ का हिस्सा था?
जो मुझे सपने में दिखा? मुझे देव से बात करनी चाहिए। अंजलि बेड से उठती है और भागती हुई देव के रूम की तरफ जाती है। 1 मिनट। देव दरवाजा खोलता है। अपने सामने अंजलि को पाता है। क्या हुआ अंजलि? देव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजलि, मैं तुमसे पहले ही सॉरी कह चुका हूँ। अगर तुम अब भी उस बात को लेकर नाराज हो तो। देव, ये वो बात नहीं है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें अभी कहीं जाना है, फौरन निकलना होगा। क्या? लेकिन कहाँ जाना है? और तुम्हें अचानक ऐसा क्या काम आ गया? देव, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी प्लीज मेरे साथ चलो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं अभी कार की चाबी लेकर आया। देव और अंजलि पैलेस से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। अंजलि, अब तो बताओ, आखिर बात क्या है? तुम आखिर जा कहाँ रही हो? देव, तुम बस ड्राइव करो। थोड़ी देर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अभी अपने रूम में सोई हुई थी। नींद में मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। तो क्या तुम एक सपने की वजह से मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाकर कहीं ले जा रही हो? ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। मुझे लगता है मैंने सपने में हमारी पास्ट लाइफ की एक झलक देखी, तब की जब देवराज और गीतांजलि 15-16 साल के बच्चे थे। लेकिन ये तो बताओ कि हमें जाना कहाँ है? तुम बस आगे ड्राइव करते रहो। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अंजलि की बात सुनकर देव बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ता रहता है। 2-3 किलोमीटर बढ़ने के बाद अंजलि उसे रुकने का इशारा करती है। क्या यही वो जगह है अंजलि, जिसे तुमने अपने सपने में देखा? नहीं, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सामने से जो दादा आ रहे हैं, हमें उनसे एक बार पूछना चाहिए। सामने से एक बूढ़ा आदमी चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसने लुंगी पहनी हुई थी। जब वो कार के पास आ जाता है तो देव उसे आवाज देता है। दादाजी, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वो बूढ़ा आदमी चलकर उनके पास आता है और कार की विंडो के पास खड़ा हो जाता है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? दादाजी, हमने सुना है यहाँ आसपास बेर का एक बगीचा है। क्या आप बता सकते हैं वो किस तरफ है? अंजलि की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर अंजलि और देव हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ दादाजी? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? बेटा, लगता है तुम लोग इस बूढ़े आदमी से कोई मजाक कर रहे हो। मेरा पोता भी आजकल ऐसे ही करता है। क्या कहते हैं उसे? प्रैंक वीडियो। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सच में उस बगीचे का रास्ता जानना है। बेटा, अब यहाँ ऐसा कोई बागीचा नहीं है। हालांकि पहले यहाँ एक बेर का बागीचा था, लेकिन वो तो तभी कट गया था जब मैं 10-12 का था। आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? दादाजी, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें बताइए उस जगह का रास्ता किधर से है। ठीक है, तुम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे जाओ। उसके बाद तुम्हें बाईं ओर एक कच्चा रास्ता मिलेगा। तुम्हें उस पर पैदल सीधे जाना होगा, फिर तुम वहाँ पहुँच जाओगे। अब वहाँ कोई बागीचा नहीं है, बस गन्ने के खेत हैं। लेकिन बागीचे की टूटी फूटी दीवार अब भी मौजूद है। ठीक है, हम समझ गए। थैंक यू सो मच दादाजी।
बूढ़े आदमी की बात सुनकर अंजलि और देव वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इंस्पेक्टर डोगरा और कांस्टेबल अंकुल हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। वो लोग काफी उदास लग रहे थे। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मौर्य सर के साथ कभी ऐसा हो सकता है। मैं तो उन्हें पहले ही कई बार कह चुका था, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि ट्रांसफर करा के यहाँ से चले जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वैसे मौर्य सर के परिवार में कौन कौन है? सर, उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी। हमें उनकी पत्नी को भी इन्फॉर्म करना होगा। पता नहीं ये जानकर बेचारी का क्या हाल होगा। अंकल, तुम उनकी पत्नी को कॉल करो। सर, लेकिन मैं कैसे? मैं उनसे क्या कहूंगा? मैंने कहा उन्हें कॉल करो, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है सर। कांस्टेबल अंकुल अपनी जेब से डीएसपी मौर्य का फोन निकालता है और उसकी पत्नी का नंबर डायल करता है। तो अब आपको हमारे लिए टाइम मिला है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर देव और अंजलि आगे बढ़ते हैं। अंजलि कार की विंडो से ध्यान से रोड की बाईं ओर देख रही थी। देव और अंजलि दोनों बिल्कुल चुप थे। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद अंजलि की नजर अचानक एक कच्चे रास्ते पर पड़ती है जो जंगल के अंदर जा रहा था। देव, कार रोको। मुझे लगता है ये वही कच्चा रास्ता है जिसके बारे में वो बूढ़ा आदमी हमें बता रहा था। देव कार को रोड के किनारे खड़ा कर देता है और फिर दोनों कार से नीचे उतर जाते हैं। अंजलि, आर यू श्योर हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? तुमने अब तक मुझे अपने सपने के बारे में भी नहीं बताया है। अगर यहाँ हमें कुछ नहीं मिला तो? देव, तुमने सुना ना? उस बूढ़े आदमी ने अभी अभी कहा कि यहाँ बहुत पहले एक बेर का बगीचा था। इसका मतलब जो मैंने सपने में देखा वो बिल्कुल सच था। अंजलि, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज से 100 साल पहले हर गांव में बेर और आम के बगीचे हुआ करते थे। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। देव, मैं तो वहां जा रही हूँ। तुम सोच लो, तुम मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं? अंजलि, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, सनसेट के बाद जंगल में रहना कितना डेंजरस हो सकता है। हम यहाँ कल सुबह भी आ सकते हैं। नहीं देव, मुझे आज ही इसका पता लगाना है। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए। हमें किसी भी तरह सनसेट से पहले वापस जाना है। देव और अंजलि उस कच्चे रास्ते से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। देव आगे चल रहा था और अंजलि उसके पीछे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें कई तरह के कीड़ों और पंछियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंजलि, क्या तुम अब तक उस बात के लिए मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ देव। मुझे बस इस बात का बुरा लगा कि तुमने इस बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुमने तभी मेरा सपोर्ट किया
जब तुमने वो सीसीटीवी फुटेज देख ली। अगर तुम सच में मुझ पर ट्रस्ट करते तो तुम पहले ही मेरे पास आते, और अगर पैलेस में कैमरा नहीं लगा होता तो शायद तुम भी ये मान लेते कि गुरुजी को मैंने ही मारा है। अंजलि, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसी रात तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन गुरुजी की डेथ से जितना शॉक तुम थी उतना ही मैं भी था। अचानक उनकी लाश देखने के बाद जैसे मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे सपने, वो सारे प्लान्स जो मैंने बनाए थे एक पल में खत्म हो गए हो। मैं तो यज्ञ के बाद तुमसे। देव आधी बात बोलकर ही चुप हो जाता है। मुझसे क्या देव? आगे बोलो। लगता है हम उस जगह पहुंच गए अंजलि। देखो ये टूटी हुई दीवार, शायद वो बूढ़ा आदमी इसी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, ये वही जगह है। अब तो बताओ अंजलि, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आखिर इस जगह हुआ क्या था? तुम बस आगे बढ़ते रहो देव। अगर वो सब कुछ सच था तो यहाँ जरूर एक कुआं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? एक कुआं? अंजलि, तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताती? देव, सूरज डूबने वाला है, पहले उस कुएं को ढूंढते हैं, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। देव और अंजलि उस कच्चे रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं और उस टूटी हुई दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अंजलि ध्यान से चारों ओर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी कुआं दिखाई नहीं देता। देव, यहाँ तो कोई कुआं नहीं है। लगता है हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, अब जल्दी वापस चलते हैं। हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। देव वापस जाने के लिए बाईं ओर मुड़ता है। मुड़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अंजलि, शायद तुम गलत नहीं हो। शायद वो कुआं उधर है। देव अपने हाथ से उस तरफ इशारा करता है। वो लोग देखते हैं कि एक औरत उधर से अपने सिर पर मटका पकड़े हुए आ रही थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर डोगरा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके साथ कांस्टेबल अंकुल और कांस्टेबल शर्मा भी थे। अचानक कोई उसके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता है। कम इन। एक औरत चलकर ऑफिस के अंदर आती है। उसने साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथ में एक फाइल रखी हुई थी। बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मैं दिव्या हूँ, डीएसपी मौर्य की वाइफ। मैडम, आप रत्नागिरी कब पहुंची? प्लीज बैठिए। आपने मुझे बताया होता, मैं किसी को आपको पिकअप करने भेज देता। अंकुल, मैडम के लिए चाय लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपसे डीएसपी मौर्य के बारे में पूछने आई हूँ। उनके साथ ये कैसे हुआ? अंकुल, तू ही कल रात उनके पास गया था ना? मैडम को सारी बात बता। मैम, कल शाम मौर्य सर स्टेशन से थोड़ा जल्दी घर चले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही गुरुजी की रिपोर्ट रेडी हो जाए मैं उन्हें कॉल करके बता दूं। रात को जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने 2-3 बार और उन्हें कॉल करने का ट्राई किया। जब उन्होंने इसके बाद भी फोन नहीं उठाया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। यूजुअली वो कभी ऐसा नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि मुझे एक बार घर जाकर चेक करना चाहिए और उन्हें रिपोर्ट भी दे दूंगा, इसलिए मैं उनके क्वार्टर चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और भागते हुए अंदर गया। अंदर जाके मैंने देखा कि मौर्य सर अपने बेडरूम में जमीन पर पड़े हुए थे। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें जीप में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। आप चिंता मत करिए मैम, मौर्य सर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्हें तो इससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक से उन्हें ये अटैक कैसे आ सकता है? आप खुद को संभालिए मैडम, ये टाइम कमजोर पड़ने का नहीं है। आप देखना, मौर्य सर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। क्या आप हॉस्पिटल गई थी? हाँ, मैं भी वहीं से आ रही हूँ।
डॉक्टर ने कहा है उन्हें कल तक होश आ जाएगा। और आपकी बेटी कहाँ है मैडम? प्राची बाहर टैक्सी में ही सो रही है। उसे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अंकुल, तुम ऑटो वाले को वापस भेज दो और मैडम को मौर्या सर के क्वार्टर छोड़ दो। मैडम को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम, अंकुल आपको मेरा नंबर दे देगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। कांस्टेबल अंकुल दिव्या को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। दिव्या प्राची को लेकर पुलिस जीप में बैठ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच अंकुल। अगर तुम सही टाइम पे वहां नहीं जाते तो पता नहीं क्या होता। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मौर्य सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, वो भी मुझे अक्सर फोन पर तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं। इस महीने तुम्हारा PCS का मेंस है ना? हाँ मैम। देखना अंकुल, मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर पास हो जाओगे। फिर तुम भी मौर्य सर की तरह DSP बनोगे। ऐसे ही बात करते करते वो लोग DSP मौर्या के क्वार्टर पहुंच जाते हैं। मैम, ये बैग मुझे दे दीजिए। आप अंदर जाकर आराम कीजिए। मैं थोड़ी देर में आपके लिए होटल से खाना ले आऊंगा। थैंक यू अंकुल। दूसरी तरफ जंगल के उस तहखाने में तंत्रा और उस साये की आवाज गूंज रही थी। तंत्रा, तू फिर से उसे मारने में नाकाम हो गई। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना आसान काम भी नहीं कर पाएगी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। क्यों? इस बार ऐसा क्या हुआ? तूने तो कहा था इस बार तेरे पास उसकी जान लेने का ऐसा तरीका है कि उसका बचना नामुमकिन है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मैंने सोचा था कि उसके पास कोई शक्ति है जिससे वो मुझे चोट पहुंचा सकता है। इसलिए इस बार मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। इस बार मैं उसकी बेटी का रूप लेकर उसके पास गई थी और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वो बेहोश हो गया। मैंने सोचा था कि उस बेहोशी में मैं उसे मार दूंगी, लेकिन जब मैंने अपने नाखून उसके सीने में घोंपने के लिए उसे छुआ तो मुझे फिर से वैसा ही दर्द हुआ और मैं एक पल भी वहां नहीं रुक पाई। फिर तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें किसी भी तरह उसे खत्म करना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही उसके बारे में कुछ सोच रखा है। वो पुलिस वाला और उस साधु का शिष्य संस्कार दोनों अभी एक ही जगह हैं। कल मैं उन दोनों को वैसे ही मारूंगी जैसे उस साधु को खत्म किया था। वो औरत पानी का मटका लिए हुए देव और अंजलि के पास से निकलती है। आंटी, क्या हुआ? आप इस मटके में पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? क्या मतलब कहाँ से ला रही हूँ? आगे जो कुआं है उसी से। सब लोग वहीं से पानी लाते हैं। तुमको कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी? वो हमें भी पानी चाहिए, इसीलिए पूछ रहे हैं। वो कुआं यहाँ से और कितनी दूर है? अगर पानी ही चाहिए तो मेरे मटके से ले लो। तुम लोग कहाँ कुएं से पानी निकालोगे? वैसे भी अब वहाँ कोई नहीं है। शाम के बाद कोई वहाँ नहीं जाता। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस हमें रास्ता बता दो। तुम लोग भी अजीब हो। पहले कहते हो पानी चाहिए, फिर कहते हो रास्ता चाहिए। इस बाएं वाले रास्ते पर जाओ।
कुआं थोड़ी ही दूर है। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ ठीक है। देव को रास्ता बताकर वो औरत वहां से चली जाती है और देव और अंजलि फिर से औरत के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। पता नहीं वो आंटी किस बात पर गुस्सा थी। उनसे बात करते हुए लग रहा था कहीं थप्पड़ ही ना मार दें। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लगता है उनकी किसी से लड़ाई हुई होगी और उसका गुस्सा उन्होंने तुम पर ही उतार दिया। हाँ, बस उन्होंने रास्ता सही बताया हो। देव और अंजलि बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अंजलि को दूर से वो कुआं दिखाई देता है। उन्होंने सही रास्ता ही बताया है देव, उधर देखो, वो रहा कुआं। जैसे ही अंजलि उस कुएं को देखती है, वो देव को पीछे छोड़कर भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। अंजलि आराम से जाओ, ऐसे भागोगी तो फिसल जाओगी। देव जल्दी आओ, आई एम श्योर ये वही कुआं है जो मैंने सपने में देखा था। देव भी उस कुएं के पास जाकर अंजलि के पास खड़ा हो जाता है और कुएं को ध्यान से देखने लगता है। ये किसी भी नॉर्मल कुएं से बहुत बड़ा था और इसकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई थी। इस कुएं को देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत पुराना है। देव, मैंने तुमसे कहा था ना, वो कोई सपना नहीं, हमारी पास्ट लाइफ की एक मेमोरी थी। मुझे तो ये उस कुएं की तरह लग रहा है जिसके अंदर मंदाकिनी की लाश मिली थी। जैसे ही अंजलि देव की ये बात सुनती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी जगह अब हैरानी ने ले ली थी। देव, तुम्हें कैसे पता मंदाकिनी की लाश कुएं में मिली थी? अंजलि, वो मैं तुम्हें... देव, सच सच बताओ, क्या तुमने भी कोई सपना देखा था? और अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं अंजलि, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने तो ये उस डायरी... देव अपनी बात पूरी करने से पहले बीच में ही रुक जाता है। बताओ देव, चुप क्यों हो गए? अंजलि, अभी वापस चलते हैं। पैलेस पहुंचकर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। यहाँ और रुकना हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। नहीं देव, तुम हर बार ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देते हो। मुझे अभी सब कुछ जानना है। जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताते, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अंजलि, आई प्रॉमिस, मैं घर पहुंचकर तुम्हें सारी बात बता दूंगा। प्लीज मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। देव के कहने पर अंजलि मान जाती है और फिर वो दोनों वहां से वापस अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। शुभम और अक्षय पैलेस के हॉल में टीवी देखते हुए बात कर रहे थे। ये देव आज कहाँ गया है? मैंने काफी टाइम से उसे नहीं देखा। पता नहीं, अंजलि भी घर पर नहीं है। शायद वो दोनों एक साथ कहीं गए हैं। हाँ, देव ही अंजलि को कहीं लेकर गया होगा। वैसे भी आज अंजलि उससे काफी नाराज थी। शायद देव को उससे कुछ बात करनी होगी। लेकिन उसे इतनी शाम को बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मैं अभी उसको कॉल करके पूछता हूँ वो लोग कहाँ हैं। भाई, तू सच में इतना बेवकूफ है या सिर्फ मेरे सामने ही ऐसी बातें करता है? क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो दोनों इतने टाइम के बाद कहीं बाहर गए हैं। वैसे भी हम सबके बीच उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती। तू क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना चाहता है? मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कब तक वापस आएंगे। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और ये जगह रात में कितनी खतरनाक है, इसका एक्सपीरियंस तुझे भी है और मुझे भी। तू उनकी चिंता मत कर, देव अंजलि के साथ है। वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, मैं और शुभम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वैसे भी यहाँ और करने को है ही क्या। हाँ यार, ये तो सच है। मैं भी बस दिन भर बैठी बोर होती रहती हूँ। कुछ दिनों पहले तक कम से कम हमारे पास एक होप थी
कि हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाएंगे, लेकिन गुरुजी की डेथ के बाद लगता है वो होप भी खत्म हो गई। सच में जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, पता नहीं कैसे सब कुछ पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। चाहे जो भी हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दीदी, मैंने खाना बनाकर किचन में रख दिया है। कल मेरे घर में कुछ काम है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। मैंने देव भैया को बताया था। आप लोग प्लीज निकाल कर खा लेना। हाँ दीदी, आप जाइए। सविता शिल्पा को बताकर पैलेस से बाहर निकल जाती है। वो पैलेस के मेन गेट के पास ही पहुंची थी कि देव की कार गेट से अंदर आती है और उसके पास आकर रुकती है। देव और अंजलि कार से नीचे उतरते हैं। देव भैया, मैं जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कल घर में पूजा है, तो कल मैं नहीं आ पाऊंगी। अब मैं सीधे परसों सुबह आऊंगी। ठीक है दीदी, आप ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। देव अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर सविता को दे देता है। पैसे लेकर सविता पैलेस से सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है। देव और अंजलि भी पैलेस के अंदर चले जाते हैं। देव, तुम दोनों इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? शिल्पा, वो हम दोनों। अरे जल्दी आओ यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। सविता दीदी डिनर बनाकर चली गई हैं। तुम लोग जल्दी हाथ मुंह धोकर आओ, फिर डिनर करते हैं। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। दिव्या डीएसपी मौर्य के बेडरूम में बैठी हुई थी। अब तक प्राची भी नींद से जाग चुकी थी। वो भी दिव्या के पास ही बैठी हुई थी। मामा, हम पापा से कब मिलेंगे? हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं। आपने तो कहा था पापा यहीं हैं। बेटा, पापा भी कुछ काम कर रहे हैं, वो कल हमसे मिलेंगे। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद प्राची बेड से नीचे उतरती है और भागती हुई रूम से बाहर चली जाती है। प्राची, ध्यान से देखना, कहीं गिर ना जाओ। प्राची के बाहर जाने के बाद दिव्या उस रूम में अकेली थी। वो दीवार पर लगी फोटो को ध्यान से देख रही थी। फोटो में डीएसपी मौर्य, दिव्या और छोटी सी प्राची हंस रहे थे। फोटो को देखते हुए दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक बाहर से प्राची के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मा! प्राची की आवाज सुनकर दिव्या भागती हुई बेडरूम से बाहर जाती है। क्या हुआ बेटा? मम्मा, जल्दी इधर आओ, देखो मुझे यहाँ क्या मिला। प्राची स्टोर रूम में खड़ी थी और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। दिव्या फौरन भागकर उसके पास जाती है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये यहीं जमीन पर रखा हुआ था। जरूर पापा इसे मेरे लिए लाए होंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलेंगे तो मुझे टॉयज दिलाएंगे। प्राची के हाथ में वही खिलौना था जो कल रात तंत्रा के पास था, जब वो डीएसपी मौर्य को मारने आई थी। दिव्या प्राची की बात सुन ही रही थी कि तभी उसकी नजर दाईं ओर जमीन पर गिरे हुए पंखे पर पड़ती है। बेटा, ये फैन यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? पता नहीं, जब मैं यहाँ आई तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये भी यहाँ गिरा हुआ था। दिव्या को ये बात काफी अजीब लगती है। वो प्राची को लेकर उस रूम से बाहर निकलती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं, अचानक पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो खिलौना प्राची के हाथ से नीचे गिरकर स्टार्ट हो जाता है।